बाप के इंतकाल के बाद बेटों ने माँ को ओल्ड होम छोड़ दिया और जायदाद बांट ली। कुछ अरसे बाद बड़ा बेटा माँ से मिलने गया तो वहाँ माँ के बिस्तर पर एक पुराना खत मिला जो बाप ने मरने से पहले लिखा था। बेटा वो खत पढ़कर पागलों की तरह चीखें मारने लगा और नंगे पांव घर की तरफ भागा ताकि भाइयों को बता सके कि वो जिस औरत को ओल्ड होम छोड़ आए हैं वो दरअसल शहर के एक पोश इलाके में वाक़या 3 किनार पर फैला वो शानदार 3 मंजिला बंगला अपनी शान और शौकत में बेमिसाल था, जिसके माथे पर संगे मरमर पर कंदा रहीम विल्ला हर देखने वाले की निगाहों को ठहरने पर मजबूर कर देता था। बेज़ाहिर यह घर आज भी वैसा ही दिलकश था, मगर इसकी दीवारों के अंदर वो सुकून बाकी न रहा था जो कभी इसकी पहचान हुआ करता था, क्योंकि इस घर का मजबूत सुतून सेठ रहीम इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। पीछे रह गई थी इनकी बेवा बानो बेगम और 3 जवान बेटे आदिल, राहिल और नबील, जो अब अपनी अपनी बीवियों और जिंदगियों के साथ इसी घर में मुकीम थे। बानो बेगम ने उम्र भर अपने तीनों बेटों को आंखों की ठंडक बनाकर रखा था और इनकी परवरिश में कभी कोई कमी न आने दी थी। वो ऐसी माँ थी जिन्होंने ममता को सिर्फ महसूस ही नहीं किया बल्कि इसे जिया था। इनका दिन बेटों के चेहरों को देखकर शुरू होता और रात इनकी सलामती की दुआओं पर ख़त्म हो जाती थी। मगर सेठ रहीम के इंतकाल को अभी ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि घर की फिजा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। वो कारोबार जिसे सेठ रहीम ने बरसों की मेहनत और जान फिशानी से परवान चढ़ाया था अब बेटों के हाथों में था, मगर शायद वो तजुर्बा और बरकत बाप के साथ ही चली गई थी। पिछले कुछ महीनों से फैक्ट्री मुसलसल नुकसान उठा रही थी और मार्केट में इनका मजबूत नाम रफ्ता रफ्ता कमजोर पड़ने लगा था, जिसकी तशवीश ने पूरे घर को एक अनजानी बेचैनी में मुब्तला कर दिया था। इसी वजह से तीनों भाई मुसलसल परेशानी में घिरे रहने लगे थे। आदिल जो सबसे बड़ा था, इसकी शादी को 5 बरस हो चुके थे और इसकी बीवी साइमा बड़ी बहू होने के नाते घर में अपना असरो रसो कायम रखना चाहती थी। राहिल की बीवी नादिया और सबसे छोटे नबील की अहलिया सना भी अब इस मुश्तरका खानदानी निज़ाम से दिल बर्दाश्ता होने लगी थी और इनके दिलों में अलग होने की ख्वाहिश जन्म लेने लगी थी। बानो बेगम ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में मसल्ले पर गुजारती थी, कभी मरहूम शौहर की यादों में खो जाती और कभी दरवाजे की सिमत नजरें जमाए बेटों की लौट आने का इंतजार करती, इस उम्मीद के साथ कि वो इन्हें अपने हाथ से खाना खिला सके। मगर अब इन्हें साफ महसूस होने लगा था कि घर का माहौल बदल रहा है। पहले बेटे घर आते ही माँ के कमरे का रुख करते थे, लेकिन अब वो सीधा अपने अपने हिस्सों में चले जाते थे। ये बदलाव बानो बेगम के दिल में एक अनजाने खौफ की तरह घर करता जा रहा था, मगर वो खामोश रही क्योंकि वो अपने बेटों से बेपनाह मोहब्बत करती थी और नहीं चाहती थी कि इनकी वजह से घर में किसी किस्म की तलखी पैदा हो। इधर दूसरी तरफ कारोबार का घाटा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और मसाइल एक के बाद एक सर उठाने लगे थे और यूं तीनों भाई के दरमियान भी आहिस्ता आहिस्ता तलखियां बढ़ने लगी। एक रात खाने की मेज पर जब पूरा खानदान इकट्ठा था तो गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ चमचों की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक साइमा ने इस खामोशी को तोड़ते हुए बात शुरू की और कहा, आदिल, मुझे लगता है कि अब हमें घर के अखराजात कम करने होंगे। फैक्ट्री के हालात आप सबके सामने हैं और इस बड़े घर की देखभाल बहुत महंगी पड़ रही है। इस पर नादिया ने फौरन इसकी तायद करते हुए कहा, हाँ भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, इन्हें अलग कमरे चाहिए और इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। हर वक्त कोई ना कोई इधर उधर आता जाता रहता है। इसका इशारा साफ तौर पर बानो बेगम की तरफ था, जो सर झुकाए खामोशी से खाना खा रही थी। बानो बेगम ने निवाला वही रोक लिया और हैरत से अपनी बहुओं को देखा, जिन्होंने आज तक इनके सामने इस अंदाज में बात नहीं की थी। आदिल ने बीवी को आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा किया, मगर साइमा बाज न आई और बोली, देखें आदिल, जज्बात से घर नहीं चलते, अब अमली फैसले करने होंगे। अम्मी जान अब बूढ़ी हो चुकी हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। इस जुमले ने कमरे की फिजा को मजीद बोझल कर दिया और बानो बेगम का दिल अंदर ही अंदर टूट सा गया। और हम सारा दिन घर के कामों और बच्चों में उलझी रहती हैं, इसलिए इनका इस तरह ख्याल रखना हमारे बस में नहीं जैसे रखा जाना चाहिए।
ये अल्फाज बानो बेगम के दिल में नश्तर की तरह उतरते चले गए, मगर तीनों बेटे खामोशी तमाशाई बने रहे। इनकी यही खामोशी बानो बेगम के लिए सबसे बड़ी अजियत थी, क्योंकि वह किसी लफ्ज से ज्यादा इस बेहिसी को महसूस कर रही थी। बानो बेगम खामोशी से उठी, बगैर कुछ कहे अपना कमरा संभाला और वहां जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इस रात वो बहुत रोई। इनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इन्हें सेठ रहीम की शिद्दत से याद आने लगी। वो वादे याद आए जो उन्होंने कभी इस घर के तहफ़्फ़ुज़ और बानो बेगम के एहतराम के लिए किए थे, और वो सोचती रही कि अगर आज वो जिंदा होते तो शायद ये दिन देखने न पड़ते कि बानो तुम देखना, मेरे बेटे तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मगर आज वो वादा बिखरता हुआ सा महसूस हो रहा था। अगले चंद दिनों में घर का माहौल मजीद घुटन ज़्यादा हो गया। तीनों बहुओं ने आपस में यह खामोशी एहतियात बना लिया था कि किसी न किसी तरह बानो बेगम को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि वो ये समझने लगी थी कि बानो बेगम इस घर की हर चीज़ पर काबिज है और इनकी मौजूदगी में वो आज़ादी से सांस भी नहीं ले सकती। एक दिन राहिल माँ के कमरे में आया और आहिस्तगी से बोला, अम्मी, आप जानती हैं कि बिजनेस के हालात बहुत ख़राब हैं। मुमकिन है हमें कर्जा उतारने के लिए कुछ प्रॉपर्टी बेचनी पड़े। बानो बेगम ने शफकत से बेटे के सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा, ये सब तो तुम्हारा ही है, जो मुनासिब समझो करो, बस घर का सुकून बर्बाद ना होने देना। राहिल ने नजरें चुरा ली, क्योंकि इसके दिल में चोर था। हकीकत ये थी कि तीनों भाई पहले ही ये तय कर चुके थे कि अब जायदाद तकसीम की जाएगी, और ये फैसला माँ से छुपाया जा रहा था, और यूं तय पाया कि सब अपने अपने हिस्से अलग करेंगे। मगर इस राह में सबसे बड़ी रुकावट बानो बेगम का वजूद था। कानूनी और माशराती तौर पर वो इस घर की असल मालकिन समझी जाती थी, और बेटे ये बदनाम धब्बा अपने माथे पर नहीं लगाना चाहते थे कि उन्होंने अपनी माँ को घर से निकाला। इसलिए उन्होंने ये कैसा घिनौना मंसूबा बनाया जिसकी खबर तक बानो बेगम को ना होने दी गई। हकीकत ये थी कि कारोबार का घाटा इतना नहीं था जितना जाहिर किया जा रहा था। ये महज एक बहाना था ताकि माँ को बोझ साबित किया जा सके। बीवियां हर रात अपने अपने शौहरों को कान भरती थी कि अम्मी जान की मौजूदगी हमारे बच्चों की तरबियत पर बुरा असर डाल रही है। कभी वो मुसलसल खांसते रहती हैं और कभी पुरानी बातें दोहराकर बैठ जाती हैं, जिससे हमारे लिए जीना दोभर हो गया है। सना जो सबसे छोटी बहू थी, इसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अम्मी जान यही रहे तो वो मायके चली जाएगी, क्योंकि अब इससे इनकी खिदमत नहीं होती। हालांकि सच ये था कि बानो बेगम अपने ज्यादातर काम खुद ही अंजाम देती थी और किसी पर बोझ बनना इन्हें गवारा न था, और उन्होंने कभी किसी बहू से पानी का एक गिलास तक नहीं मांगा था। मगर नफरत की ऐनक ने सबको अंधा कर दिया था। आखिरकार वो मनहूस दिन भी करीब आ ही गया जब बेटों ने अपनी माँ से बात करने का फैसला कर लिया। ये शाम का वक्त था। बानो बेगम अपने कमरे की खिड़की से बाहर लॉन को देख रही थी, जहाँ खजा रसीदा पत्ते बिखरे पड़े थे, जैसे वो इनकी अपनी जिंदगी की वीरानी की तस्वीर पेश कर रहे हों। इसी लम्हे तीनों बेटे कमरे में दाखिल हुए। इनके चेहरों पर गैर मामूली संजीदगी और बनावटी हमदर्दी झलक रही थी। आदिल ने बात का आगाज करते हुए कहा, अम्मी जान, हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। बानो बेगम ने हल्के से मुस्कुराहट के साथ इन्हें करीब बैठने का इशारा किया और नरमी से बोली, हाँ मेरे बच्चों, कहो क्या बात है। नबील और राहिल ने नजरें झुका ली, जबकि आदिल ने हिम्मत जमा करके कहना शुरू किया, अम्मी, आप जानती हैं कि हम तीनों सुबह घर से निकलते हैं और रात को वापस आते हैं। कारोबार की परेशानियां अपनी जगह हैं और घर में आपका ख्याल रखने वाला कोई मुस्तकिल नहीं है। साइमा, नादिया और सना भी बच्चों और घरेलू जिम्मेदारियों में इतनी मसरूफ है कि वो आपकी दवाओं और आराम का वैसा ख्याल नहीं रख पा रही जैसा आपका हक है। हम नहीं चाहते कि आपको इस उम्र में कोई तकलीफ उठानी पड़े। बानो बेगम का दिल धक सा रह गया। वो समझ चुकी थी कि बात किस सिमत जा रही है, मगर उन्होंने खुद को संभाला और लरजती हुई आवाज में पूछा, तो तुम क्या चाहते हो बेटा? आदिल ने बात को घुमाते हुए कहा, अम्मी, हमने सोचा है कि कुछ अरसे के लिए आपको एक बहुत अच्छे सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाए, जिसे लोग ओल्ड होम कहते हैं, मगर दर हकीकत वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं, जहां हर वक्त डॉक्टर मौजूद रहते हैं और नर्सें आपकी देखभाल के लिए तैयार होती हैं। वहां आपकी हम उम्र बहुत सी ख्वातीन होंगी जिनके साथ वक्त गुजारते हुए दिल भी लगा रहेगा। हम रोजाना आपसे मिलने आया करेंगे
اور جیسے ہی ہمارے مالی حالات اور گھریلو مسائل بہتر ہوں گے ہم آپ کو واپس لے جائیں گے۔ یہ بس چند مہینوں کی بات ہے امی، پلیز ہماری مجبوری سمجھے۔ بانو بیگم نے خالی نظروں سے اپنے تینوں بیٹوں کو دیکھا، وہی بیٹے جنہیں انہوں نے اپنی نیندیں قربان کر کے ہر دکھ سہ کر پالا تھا۔ اس لمحے انہیں یوں لگا جیسے ان کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی ہو اور ساری عمر کی محنت ایک ہی پل میں بے معنی ہو کر رہ گئی ہو، جن کے لیے انہوں نے اپنی پوری جوانی قربان کر دی تھی اور جنہیں کبھی ذرا سی چوٹ بھی لگتی تو ان کا دل کانپ اٹھتا تھا۔ آج وہی بیٹے کتنے سلیقے اور خوبصورت لفظوں میں انہیں گھر سے بے دخل کرنے کی بات کر رہے تھے۔ اس لمحے ان کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، شاید جینے کی وہ آخری امید جو اولاد سے وابستہ ہوتی ہے وہی دم توڑ گئی۔ بانو بیگم کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ چیخ کر احتجاج کرتی، انہیں ان کا فرض یاد دلاتی، یا پھر اپنی ممتا کی لاج رکھتے ہوئے ان کی خوشی کی خاطر خاموشی سے اپنی تقدیر پر مہر ثبت کر دیتی۔ انہوں نے دوسرا راستہ چن لیا کیونکہ وہ ماں تھی، اور ماں کبھی اپنی اولاد کو شرمندہ یا پریشان نہیں دیکھ سکتی، چاہے اس کے بدلے اسے اپنا دل ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ بانو بیگم نے یہ گہری سانس لی، آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے چھپایا اور انتہائی دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، اگر میری خوشی اور میرا سکون تمہیں اسی میں نظر آتا ہے تو مجھے یہ فیصلہ منظور ہے، میں وہی چلی جاؤں گی جہاں تم لوگ خوش رہو۔ یہ سننا تھا کہ تینوں بھائیوں کے چہرے پر یکایک سکون اور اطمینان چھا گیا، جیسے ان کے سروں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ کسی بوجھ سے نہیں بلکہ اس چھت سے جان چھڑا رہے ہیں جو برسوں سے انہیں زمانے کی تپتی دھوپ سے بچائے ہوئے تھی۔ راحل نے جلدی سے کہا، شکریہ امی، آپ بہت اچھی ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، ہم کل ہی آپ کو وہاں چھوڑائیں گے اور ہر طرح کا بہترین انتظام کریں گے۔ یہ کہہ کر بیٹے کمرے سے باہر چلے گئے، مگر بانو بیگم وہی بے جان سی بیٹھی رہ گئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی ایک پوری فلم چلنے لگی۔ وہ دن یاد آئے جب یہ سب ننھے ننھے تھے اور ان سے لپٹ کر سو جایا کرتے تھے۔ جب عادل کو بخار ہوتا تو وہ ساری رات جاگتی رہتی تھی، اور جب نبیل نے پہلی بار چلنا سیکھا تھا تو خوشی سے ان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ آج وہی یادیں انہیں تانا دے رہی تھی اور دل کو مزید زخمی کر رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بانو بیگم خاموشی سے پیکنگ کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کے ساتھ سیٹ رحیم کی تصویر اور چند پرانی یادگار چیزیں سنبھال کر رکھی۔ ان کے دل میں یہ احساس صاف اتر چکا تھا کہ اب شاید وہ اس گھر کی دہلیز پر کبھی واپس قدم نہ رکھ سکیں گی۔ یہ وہی گھر تھا جس کی ایک ایک اینٹ انہوں نے اپنی محبت سے جوڑی تھی، مگر اب وہی گھر ان کے لیے بالکل اجنبی بن چکا تھا۔ اگلی صبح گھر میں ایک عجیب سی افراتفری تھی۔ بھویں بظاہر اداسی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھی، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی خوشی بانو بیگم کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ گاڑی تیار کھڑی تھی، عادل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ باقی دونوں بھائی پچھلے سیٹ پر موجود تھے۔ بانو بیگم نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا اس بدآمدے کو جہاں وہ کبھی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیا کرتی تھی، اس باغ کو جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا تھا۔ پھر نم آنکھوں کے ساتھ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سفر مکمل خاموشی میں گزرا، کسی میں بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ضمیر کی ہلکی سی خلش سب کی زبانیں کنگ کیے ہوئے تھی۔ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پرسکون مگر اجنبی عمارت کے سامنے گاڑی آ کر رک گئی جس پر سکون اولڈ ہوم لکھا ہوا تھا۔ یہ نام خود کتنا تنزیہ تھا کہ اپنوں سے دور رہ کر کیسا سکون۔ وہاں موجود انچارج نے کاغذی کارروائی مکمل کی۔ بانو بیگم نے خاموشی سے کاغذات پر انگوٹھا لگایا جیسے اپنی قسمت پر آخری مہر ثبت کر رہی ہو، اور کسی نے یہ نہ پوچھا کہ اس لمحے ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے تماشا بننا نہیں چاہتی تھی۔ انچارج انہیں ان کا کمرہ دکھانے لے گیا جو بظاہر صاف ستھرا اور آرام دہ تھا، مگر اس میں وہ اپنائیت اور گرمی نہ تھی جو ان کے اپنے گھر کی دیواروں میں بسی ہوئی تھی۔ جب تینوں بیٹے انہیں وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو بانو بیگم نے بے اختیار عادل کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے ہونٹ لرزنے لگے جیسے دل چاہ رہا ہو کہ کہہ دے، مجھے مت چھوڑ کر جاؤ، مجھے اس تنہائی سے ڈر لگتا ہے، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا، اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنا اور آپس میں لڑنا مت، مل جل کر رہنا۔ عادل نے اجلت میں اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا، جی امی آپ فکر نہ کریں، ہم آتے رہیں گے۔
इसके बाद तीनों पलटकर तेज कदमों से बाहर निकल गए, जैसे वहां रुकना इनके लिए बोझ बन गया हो। बानो बेगम दरवाजे पर खड़ी इन्हें इस वक्त तक देखती रही जब तक गाड़ी इनकी नजरों से ओझल ना हो गई, और साथ ही इनके दिल में बसने वाली आखिरी उम्मीद भी धीरे धीरे मध्यम पड़ती चली गई। फिर वो वही दहलीज पर बैठ गई और इनकी आंखों से आंसुओं का वो सैलाब बह निकला जिसे वो पिछले कई दिनों से जब्त किए हुए थी। इस लम्हे इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो मुकम्मल तौर पर यतीम और लावारिस हो चुकी हों। हालांकि इनके तीनों जवान बेटे इस दुनिया में जिंदा थे, ये एहसास इनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदा था। ओल्ड होम में दिन और रातें इन पर किसी अजाब की तरह गुजरने लगी। यहाँ बहुत सी और माएँ भी मौजूद थी जिनकी कहानियां किसी न किसी तरह बानो बेगम की अपनी दास्तान से मिलती जुलती थी। सबकी आंखों में एक ही चीज मुश्तरक थी, इंतजार। वो इंतजार जो ना खत्म होने वाला था और हर गुजरते दिन के साथ दिल को मजीद भारी करता जा रहा था। सब माएँ नजरें दरवाजे पर जमाए रखती थी कि शायद कोई अपना आ जाए। बानो बेगम भी इब्तिदाई दिनों में हर सुबह नहा धोकर तैयार होती और गेट के पास जाकर बैठ जाती, इस उम्मीद पर कि शायद आज आदिल आ जाए, शायद आज राहिल या नबील अपनी माँ को लेने आ जाए। मगर इन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए और कोई ना आया। शुरू में कभी कभार एक आध फोन आ जाता था, मगर रफ्ता रफ्ता वो सिलसिला भी खत्म हो गया। बहुओं ने बेटों को ये यकीन दिला दिया था कि अम्मी वहाँ बहुत खुश है और यहाँ घर के हालात भी बेहतर हो रहे हैं, इसलिए अब इन्हें बिलावजह डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। इधर बानो बेगम के घर से जाते ही वहाँ जैसे जश्न का सा माहौल बन गया। तीनों भाइयों ने फौरन जायदाद की तकसीम की अमल शुरू कर दिया। घर के 3 हिस्से कर दिए गए, दरमियान में दीवारें खड़ी हो गई। वो बड़ा लॉन्च जहाँ कभी सब इकट्ठा बैठा करते थे अब टुकड़ों में बढ़ चुका था। फैक्ट्री के हिस्से भी कर दिए गए, मगर ये सब करते हुए वो एक बात भूल गए थे कि कुदरत खामोशी से सब देख रही थी और अपने फैसले का वक्त खुद चुनती है, और मखाफत अमल का पहिया चलना शुरू हो चुका था। जायदाद की तकसीम के बाद घर में बरकत बिल्कुल खत्म हो गई थी और भाइयों में कारोबारी रंजिशें उभरने लगी। जो कल तक एक प्लेट में खाते थे आज एक दूसरे के सख्त हुरिफ बन चुके थे। साइमा, नादिया और सना भी अब एक दूसरे की शक्ल देखने से अज्तनाब करने लगे। वो सुकून जो कभी बानो बेगम की मौजूदगी की वजह से कायम था अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। मगर इन सबको अभी तक अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ था। वो समझ रहे थे कि ये सब सिर्फ कारोबारी उतार चढ़ाव है। 6 माह गुजर गए और बानो बेगम अब बिस्तर पर पड़ गई थी। इनकी सेहत तेजी से खराब हो रही थी। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा था कि इन्हें कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, बस अंदर का गम और दुख इन्हें खा रहा है। वो अब बातें भी नहीं करती, बस खामोशी से लेटी रहती और छत को घूरते रहती, जैसे कि हर लम्हा माजी की यादें इन पर भारी हो। दूसरी तरफ आदिल अचानक एक कानूनी पेचीदगी का शिकार हो गया, जिसके लिए इसे अपनी मां की दस्तखत की अशद जरूरत थी। वकील ने बताया कि एक पुरानी प्रॉपर्टी के कागजात में कुछ मसला है और अगर फौरी कार्रवाई न की गई तो वो नुकसान उठा सकता है। ये सुनकर आदिल का दिल परेशानी से धक सा रह गया, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ बानो बेगम के दस्तखत ही इस मसले का हल हो सकते हैं। ये मसला बानो बेगम के दस्तखतों के बगैर हल नहीं हो सकता था, और अगर देर हो जाती तो भारी नुकसान होने का इम्कान था। आदिल ने सोचा कि यही मौका है कि माँ से मिल भी आऊं और साथ ही काम भी मुकम्मल हो जाए। इसने अपने भाइयों को कुछ न बताया और अकेला ही ओल्ड होम की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो ये सोच रहा था कि माँ को क्या कहेगा, मगर इसकी खुदगर्जी गालिब थी। इसने सोचा कि कुछ फल और मिठाइयाँ ले जाऊं, शायद अम्मी खुश हो जाएं। जब वो ओल्ड होम पहुंचा तो वहां की फिजा में एक अजीब सी संजीदगी और सिसकियों जैसा माहौल था। वो रिसेप्शन पर गया और अपनी माँ के बारे में पूछा। इंचार्ज ने इसे हैरत अंगेज नजरों से देखते हुए कहा, आप 6 माह बाद आए हैं। आदिल ने झपते हुए जवाब दिया, मैं काम में बहुत मसरूफ था इसलिए देर हो गई। इंचार्ज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कमरा नंबर 12। लेकिन अब वहां और इसे रुककर अजीब सा नजरें देखें, जैसे कुछ ऐसा हुआ हो जिसके बारे में आदिल को बिल्कुल अंदाजा न था। आदिल पूरी बात सुने बगैर ही राहदारी में तेजी से चलने लगा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और एक अनजाना सा खौफ इसे घेरे हुए था। जब वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो पाया कि दरवाजा खुला हुआ है, मगर अंदर का मंजर देखकर इसके कदम ठहर गए। कमरा खाली था। बिस्तर पर साफ चादर बिछी हुई थी और इस पर एक सफेद लिफाफा
اور بانو بیگم کی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ عادل کے حلق میں یہ کانٹے سا پھنس گیا۔ اس کے دل پر دھچکا لگا اور وہ تھم سا گیا۔ اس نے پلٹ کر نرس کو آواز دی تو ایک بوڑھی نرس آئی جس نے فوراً سے پہچان لیا۔ وہ غصے اور دکھ سے بھرے لہجے میں عادل کو دیکھتے ہوئے بولی، تم اب آئے ہو جب وہ جا چکی۔ عادل کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ اس لمحے اسے اپنی غفلت اور بیویوں کی چالاکی کا ادراک ہوا اور دل پر ایک بھاری بوجھ سا بیٹھ گیا۔ عادل کے جسم پر جیسے بجلی گر پڑی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، کیا مطلب؟ امی کہاں ہے؟ نرس نے بستر کی طرف اشارہ کیا اور دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، وہ تو کب کی تھک کر چلی گئی تھی۔ تم لوگوں کا انتظار کرتے کرتے انہوں نے ایک جگہ چھوڑ دی ہے، مگر جانے سے پہلے یہ خط اور تصویر تمہارے لیے چھوڑ گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا عادل آئے گا تو اسے دینا۔ عادل کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے احتیاط سے وہ سفید لفافہ اٹھایا۔ اس لمحے سے دل کے اندر ایک خالی پن سا محسوس ہوا اور وہ جان گیا کہ یہ وہی خط ہے جس میں ماں نے اپنی آخری خواہش اور پیغام چھپایا ہوا تھا۔ اس کے آنکھوں میں نم آنسو بھر آئے اور دل کے اندر ایک عجیب سی خالی اور کرب بھری خاموشی چھا گئی۔ یہ وہی خط تھا جو اس کے والد سیٹھ رحیم نے مرنے سے پہلے لکھا تھا اور بانو بیگم کو دے کر کہا تھا کہ یہ وقت آنے پر بیٹوں کو دے دیا جائے۔ بانو بیگم نے اسے چھاتی سے لگایا اور محفوظ رکھا تھا اور اب وہ عادل کے ہاتھ میں تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں اس کی زندگی کا سب سے خوفناک سچ چھپا ہوا ہے، وہ سچ جو اس کے وجود کی دھجیاں بکھیر دے گا۔ عادل وہی بستر کے کنارے بیٹھ گیا اور کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خط کی پہلی لائن پڑھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ عادل کی نظریں ان حروفوں پر جم گئی جو اس کے والد کے ہاتھوں لکھے گئے تھے اور پڑھتے ہوئے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ خط کی سطریں آگے بڑھتا گیا اس کا رنگ زرد ہوتا گیا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھے جو اس کے کانوں، دل اور روح میں دہک کر جا رہے تھے۔ پورا خط پڑھنے کے بعد بھی وہ ہمت نہ کر سکا کہ کاغذ سے نظریں ہٹائے، کیونکہ ہر حرف اس کے اندر ایک نیا خوف اور درد بھڑکا رہا تھا۔ عادل ایسا محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس نے سر اٹھایا تو دنیا اسے نگل جائے گی۔ وہ بالکل ساکت ہو گیا، جیسے کوئی پتھر کا بت جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی ہو۔ اس کے دماغ میں گہرا سناٹا چھا گیا اور ارد گرد کی آوازیں مدھم پڑ گئی تھی۔ نرس کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی، نہ باہر سے گزرتی گاڑیوں کا شور، بس وہ خط، ہر لفظ اور ہر انشکاف اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ انشکافات جو اس خط میں کیے گئے تھے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ راز جو برسوں سے اس گھر کی بنیادوں میں دفن تھے آج دھماکے کی طرح باہر آ چکے تھے، اور عادل جو خود کو اس خاندان کا وارث اور سربراہ سمجھتا تھا، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ اب کیا کریں۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پھسلیاں توڑ کر باہر نکل آئیں گی۔ ندامت، شرمندگی اور خوف کی ملی جلی کیفیت نے اسے مکمل طور پر جکڑ کر رکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اور اس کا خاندان ساری زندگی اتنے بڑے دھوکے میں رہے، اور یہ دھوکہ اتنا گہرا اور دردناک تھا کہ ہر سانس کے ساتھ اس کے اندر ایک نیا زہر گھلتا جا رہا تھا، اور جس ہستی کو ہم نے اپنی زندگی میں معمولی اور چھوٹی سمجھا وہ دراصل ہماری سب سے بڑی محافظ تھی۔ عادل اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ گھومتا ہوا محسوس کر رہا تھا، وہ جھریوں بھرا چہرہ جو اس نے آخری بار اولڈ ہوم چھوڑتے وقت دیکھا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کتنی بے بسی تھی، اور آج عادل کی آنکھوں میں وہ بے بسی اس سے بھی کئی زیادہ شدت رکھتی تھی۔ اچانک اسے ایک جھٹکا سا لگا، جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے اچانک جگا دیا ہو۔ اسے یاد آیا کہ اس کی دو بھائی راحیل اور نبیل ابھی تک اسی غفلت کی نیند سو رہے ہیں جس سے وہ ابھی بیدار ہوا تھا، اور یہ بھیانک سچ صرف اس تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اتنی شدت سے کہ کرسی پیچھے جا گری۔ وہاں موجود عملہ اور نرسز حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو یہ شخص رو رہا تھا، اور اب اس کی یہ حالت کیوں کر
मगर आदिल को किसी की परवाह ना थी। वो पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा, हाथ में वो खत मजबूती से पकड़ा हुआ, जैसे वही खत इसके अंदर छुपी तमाम हकीकतों की ताकत था, जैसे वो इसकी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया हो। वो कॉरिडोर में भागता हुआ पार्किंग की तरफ लपका। आंखों से आंसू बेकाबू बह रहे थे और वो बार बार सीने पर हाथ मार रहा था, जैसे इस अंदर की घुटन को किसी तरह कम करना चाहता हो। कांपते हाथों से इसने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इसे होश ही ना था कि वो गाड़ी कैसे चला रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक का शोर था, मगर इसके कानों में सिर्फ बाप के लिखे हुए वो अल्फाज गूंज रहे थे। वो जल्द जल्द घर पहुंचना चाहता था ताकि अपने भाइयों के गिरेबान पकड़कर इन्हें झंझोड़ सके और चीख कर बता सके कि हमने क्या कर दिया है। हमने अपनी ही जन्नत को अपने हाथों जहन्नम में ढकेल दिया है। वो चाहता था कि इसी लम्हे उड़कर घर पहुंच जाए। इसका जुनून इंतहा को पहुंच चुका था और वो किसी भी कीमत पर यह सच्चाई इन तक पहुंचाना चाहता था। अगरचे फिलहाल वो राज अपने दिल में दबाए हुए था, मगर इसे मालूम था कि अब इसका बोझ ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जबान से तो वो कुछ अदा नहीं कर पा रही थी, मगर इनके अंदर एक तूफान सा उबल रहा था जो बता रहा था कि जब ये राज खुलेगा तो रहीम विला की दीवारें भी लरस जाएंगी। दूसरी तरफ शहर के ये गुंजान मगर परसुकून इलाके में एक छोटा मगर निहायत खूबसूरत घर मौजूद था, जिसके बारे में दुनिया को तो क्या, खुद रहीम सेठ के बेटों को भी खबर ना थी। इस घर के एक आरामदा कमरे में बानो बेगम बिस्तर पर टेक लगाए बैठी थी और एक नौजवान मुलाजिमा चम्मच से इनको सूप पिलाने की कोशिश कर रही थी। बानो बेगम का चेहरा जर्द और थका हुआ था। आंखों के गिर्द गहरे सियाह हल्के पड़ चुके थे। जिस्मानी तौर पर वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। हाथ कांप रहे थे और वो बामुश्किल ही मुंह खोल पा रही थी। हर सांस के साथ इसके वजूद में यह खामोश दर्द और यादें झलक रही थी जो इनके दिल को मजीद भारी कर रही थी। मुलाजिमा बड़ी मोहब्बत और एहतियात से इन्हें खिला रही थी और साथ साथ दिलासा भी दे रही थी। बीबी जी हिम्मत करें, आपको दवा भी खानी है। मगर बानो बेगम की नजरें खुली खिड़की से बाहर आसमान की तरफ गुम थी, जहां घने बादल छाए हुए थे, बिल्कुल इनकी जिंदगी की तरह। इनका ओल्ड होम में रहने का मकसद अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इनकी उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझ चुका था। बानो बेगम का यह खुफिया घर मुंतकिल होने का फैसला अचानक नहीं हुआ था और ना ही यह कोई इत्तेफाक था। इसके पीछे एक गहरी चोट और टूटा हुआ मान छुपा हुआ था। वाकया कुछ यूं था कि आज सुबह सवेरे ही बानो बेगम के वकील ने ओल्ड होम के दफ्तर में फोन किया। वकील साहब रहीम सेठ के बहुत पुराने और वफादार दोस्त थे और वो बानो बेगम के मामलात में हमेशा नेक नीति से रहनुमाई करते आए थे। ये फोन बानो बेगम की जिंदगी के एक नाजुक और अहम मोड़ की शुरुआत साबित होने वाला था और वह इन तमाम हालात से बाखूबी वाकिफ थे। उन्होंने बानो बेगम से बात करवाई और इंतहाई दुखी लहजे में कहा, बीबी जी, मुझे अभी अभी आदिल का फोन आया है। वो मुझसे पुरानी प्रॉपर्टी के कागजात मांग रहा था। मैंने इसे बताया कि इस पर आपकी दस्तखत की जरूरत है, तो वो आज ही आपके पास ओल्ड होम आ रहा है। फिर वो आहिस्ता से लेकिन दुख भरे लहजे में बोले, मगर अफसोस की बात यह है कि वो आपका हाल पूछने या आपको घर वापस ले जाने नहीं आ रहा, बल्कि इसकी गरज सिर्फ वो दस्तखत है ताकि वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकें। ये सुनते ही बानो बेगम के हाथ से फोन छूटने वाला था। इनके दिल की किसी गोशे में अब भी एक नन्ही सी उम्मीद बाकी थी कि शायद मेरे बेटे मुझे याद करके आएंगे, शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो मुझे लेने आए। उन्होंने ओल्ड होम की सख्तियां और तन्हाई सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की थी कि देखें कि इनकी तरबियत का असर कहीं बाकी है या नहीं, और ये जानना चाहती थी कि इनके बेटे वाकई इनकी कदर करते हैं या नहीं, कि क्या खून के रिश्ते जायदाद की हवस के आगे काबू पा सकते हैं। मगर वकील की बात ने बानो बेगम के इस भरम को भी तोड़ दिया था। इन्हें यकीन हो गया कि इनके बेटों के दिल अब पत्थर बन चुके हैं और वहां माँ के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। इस लम्हे उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब इन बेटों की शक्ल भी नहीं देखेंगी जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए माँ की चौखट पर आ रहे हैं। उन्होंने वकील से कहा और गाड़ी आने से पहले वो पुराना संदूक खोला जो वो अपने साथ लाई थी। इसमें से उन्होंने वो सरबस्ता लिफाफा निकाला जो सेठ रहीम ने मरते वक्त इन्हें दिया था। रहीम साहब भी एक दूर अंदेश इंसान थे। वो जानते थे कि इनकी औलाद में लालच की जरासीम मौजूद है। मरने से कुछ दिन पहले वो बानो बेगम से बोले थे, बानो,
मैं जानता हूँ कि तुम इन लड़कों से अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हो, मगर मुझे डर है कि मेरे बाद ये तुम्हें सताएंगे। अगर कभी नौबत यहाँ तक आ गई कि ये तुम्हें घर से निकाल दें या तुम्हारी तजलील करें, तो याद रखना कि तुम्हें मजबूत रहना होगा। ये अल्फाज बानो बेगम के दिल पर नक्श हो गए थे और आज इस लम्हे वो जान चुकी थी कि इनके बेटे वाकई अपने मुफाद के आगे सब कुछ फरामोश कर चुके हैं। तो तुम ये खत इन्हें दे दो और इस घर में जाकर रहो जो मैंने तुम्हारे नाम पर खुफिया तौर पर खरीदा है। उस वक्त बानो बेगम ने रोते हुए अपने हाथ इनके मुंह पर रख दिए थे और कसम खाई थी कि ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी और ये राज कभी नहीं खोलेंगी, मगर आज हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था। कांपते हाथों से उन्होंने वो खत बिस्तर के सरहाने रखा और अपनी तस्बीह इसके ऊपर रख दी ताकि आदिल की नजर फौरन इस पर पड़े। यह खत सिर्फ एक इंतजाम नहीं था, बल्कि यह कहना था जो वो अपने बेटों के सामने रखना चाहती थी ताकि वो अपनी हकीकत और इनके अमाल का अक्स देख सके। वो चाहती थी कि आदिल इसे देखकर वो हकीकत जान ले जो वो बरसों से छुपाए हुए थी और इसे एहसास हो कि वालिदा की मोहब्बत और सब्र का इस्तेकाम भी इंसान की लालच और खुदगर्जी के आगे टूट सकता है। वो चाहती थी कि अब जब इनके बेटे सिर्फ अपने मुफाद के लिए आए तो इन्हें वो सच्चाई दिखाई जाए जो इनकी जिंदगियों को बदल दे। दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने ओल्ड होम छोड़ा और वो वकील की भेजी हुई गाड़ी में बैठकर इस खुफिया घर में आई। ये घर रहीम साहब ने बरसों पहले इनके नाम कर दिया था और वसीयत की थी कि इसका जिक्र कभी बेटों से ना किया जाए जब तक कि पानी सर से ना गुजर जाए। अब बानो बेगम इस घर में महफूज तो थी, मगर इनका दिल वीरान और खाली हो चुका था। मुलाजिमा ने सूप का प्याला एक तरफ रखा और पानी का गिलास इनकी तरफ बढ़ाया। बानो बेगम ने ये घूंट पिया पानी और फिर थकी हुई कमजोर आवाज में पूछा, क्या वकील साहब का कोई फोन आया? मुलाजिमा ने नफी में सर हिलाया। बानो बेगम जानती थी कि अब तक आदिल ने वो खत पढ़ लिया होगा और वो हकीकत के साथ अब अपने बेटे के सामने करने की तैयारी कर चुकी थी। इनके दिल में एक अजीब सा सुकून और दर्द का इम्तिजाज था। सुकून इस हकीकत से कि वो सच को सामने लाएंगी और दर्द इससे कि ये सच इनके अपने बेटों के हाथों खुलाया जाएगा। वो तसव्वुर कर सकती थी कि इस वक्त आदिल पर क्या गुजरी होगी। एक माँ होने के नाते इनका दिल तड़प उठा। ख्वाहिश हुई कि काश वो इस लम्हे अपने बेटे के पास होती और इसे संभाल लेती, मगर फिर इन्हें याद आया कि इन्हीं बेटों ने किस तरह इन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और दो आंसू इनके गालों पर लड़क गए। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि मखाफत अमल का आगाज हो चुका है। वो सच्चाई जो उन्होंने बरसों तक छुपाए रखी थी अब तूफान बनकर रहीम विल्ला की तरफ बढ़ रही थी। आदिल का पागलपन और बानो बेगम की खामोशी इस बात का वाज़ा सबूत थे कि इंसाफ का वक्त करीब आ चुका है और अब वही ताकत जो कभी इनके बेटों की मासूमियत और मोहब्बत की सूरत में महसूस होती थी अब सच्चाई के तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई है कि जब कुदरत हिसाब लेती है तो इंसान के सारे मंसूबे जमीन बोस हो जाते हैं। बानो बेगम ने फैसला कर लिया था कि अब वो दोबारा कभी इन बेटों की जिंदगी में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि इज्जत नफ्स और ममता की इस मौर के मैं आज इज्जत नफ्स ने फतह हासिल की थी। वो दुनिया को ये नहीं बताना चाहती थी कि इनके सगे बेटों ने जो अब सगे नहीं रहे थे इनके साथ क्या किया, मगर अब मजीद जिल्लत सहने का वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद को मुकम्मल तौर पर रुपोश कर लिया था। इधर आदिल गाड़ी को हवा के दोष पर उड़ाता हुआ शहर के हंगामों को चीरते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। इसका दिमाग माऊफ और उलझा हुआ था और बस एक ही रट इसके ज़हन में गूंज रही थी, कब वो घर पहुंचेगा, कब वो अपने भाइयों के सामने वो कागज लहराएगा और इन्हें इनके आमाल का आईना दिखाएगा। हर लम्हा इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और दिल की धड़कनें इसके जुनून को मजीद हवा दे रही थी। और वो अपने भाइयों से पूछेगा, बताओ अब हम क्या करें। इसके पास खोने के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं था, क्योंकि वो तो सब कुछ खो चुका था। खत में लिखी गई बातें इसके दिमाग में गूंज रही थी और हर लफ्ज इसके ज़मीर पर कोड़े की तरह बरस रहा था। इसे अच्छी तरह मालूम था कि जिस औरत को उन्होंने ओल्ड होम की खाक छानने के लिए छोड़ा था वो कोई आम औरत नहीं थी, और जिस जायदाद पर वो साम बनकर बैठे थे इसकी असल हकीकत क्या है ये भी इसे बाखूबी पता था, मगर ये सब वो अपने भाइयों के सामने ही जबान पर लाना चाहता था ताकि इनके लिए भी वही जहर तैयार हो जो अभी इसने पिया था। वो चाहता था कि वो दर्द और शर्मिंदगी जो इसके दिलो दिमाग में खुल रही थी अब इनके वजूद में भी उतरे
اور وہ بھی اس انجام کو محسوس کرے جو خود اس نے برداشت کیا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کے حلق میں بھی وہی زہر ڈالنا چاہتا تھا تاکہ مشترکہ جرم کا بوجھ سب مل کر اٹھائیں۔ گاڑی گھر کے گیٹ پر پہنچی تو چوکیدار نے گیٹ کھولنے میں ذرا سی دیر کی، جس پر عادل نے بار بار ہاتھ مارا اور مسلسل بجایا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ آج خیر نہیں ہے۔ جیسے ہی گیٹ کھولا اس نے گاڑی اندر پھینکی اور ٹائروں کی چیخ کے ساتھ پورچ میں بریک لگائی۔ گھر کے اندر موجود سائمہ، نادیہ اور ثنا کھڑکیوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور حیران تھی کہ عادل کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو آج صبح تک بہت پرسکون انداز میں گیا تھا اور اب یہ دیوانگی کیسی؟ عادل گاڑی سے نکلا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر غصہ اور جنون کے آثار واضح تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا شعلہ جل رہا تھا، جیسے وہ پوری دنیا کو اپنی طاقت اور غضب کا آئینہ دکھانا چاہتا ہو۔ اس کی ٹائی ڈھیلی ہو چکی تھی اور آنکھیں سرخ انگارہ بن گئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اندر داخل ہوا، راحیل، نبیل، باہر نکلو، سب باہر نکلو۔ اس کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ پورا گھر کانپ اٹھا۔ تینوں بیویاں ڈرتے ڈرتے اپنے کمروں سے باہر آئی اور راحیل اور نبیل بھی ہڑبڑا کر اپنے اپنے پوشن سے نیچے بھاگے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے یا فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آگ فیکٹری میں نہیں بلکہ ان کی اپنی زندگیوں میں لگ چکی ہے، جو سب کچھ راکھ کر کے رہ جائے گی۔ ادھر اس انجان مگر پرسکون گھر کے کشادہ کمرے میں بانو بیگم ابھی تک اپنے خیالات کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ کھڑکی سے باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور بوندوں کی ٹپ ٹپ نے ماحول کو مزید افسردہ اور اداس بنا دیا تھا۔ ہر خطرہ جیسے ان کے دل کے درد اور ان کی تنہائی کی گونج بن کر کمرے میں آ رہا تھا، اور وہ خاموشی سے سوچ رہی تھی کہ آج کا دن ان کی زندگی کا ایک نیا اور گہرا موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ ملازمہ انہیں دوا دے کر چلی گئی تھی اور اب وہ مکمل طور پر اکیلی تھی۔ یہ تنہائی انہیں ماضی کی طرف لے گئی، ان بند در و دیوار کی یاد دلا گئی جنہیں انہوں نے شعوری طور پر اپنے دل میں بند کر رکھا تھا۔ وہ جوان تھی اور دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں بکھری ہوئی تھی، مگر ایک نعمت ہمیشہ ان سے محروم رہی، اولاد کی نعمت۔ بانو بیگم ایک بڑے نواب خاندان کی اکلوتی وارث تھی۔ دولت کی ریل پھیل تھی، مگر قدرت نے ان کی گود ہری نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کی پہلی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو صرف ان کی دولت کا پجاری تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ بانو بیگم کبھی ماں نہیں بن سکتی تو اس نے تانوں اور تذلیل کا بازار گرم کر دیا۔ بانو کو روزانہ بانجھ ہونے کا تانا سننے کو ملتا اور بالآخر وہ شادی ناکام ہو گئی۔ وہ طلاق کا داغ لے کر اپنے آبائی محل واپس آ گئی، دل میں دکھ اور شکست کے بوجھ کے ساتھ، مگر اپنے عزم اور وقار کو برقرار رکھتے ہوئے۔ تب ان کی زندگی میں رحیم آیا۔ رحیم ان کے والد کا ایک ایماندار اور محنتی ملازم تھا، مگر اس کی اپنی زندگی بھی دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی کیونکہ وہ رحیم کی غربت سے تنگ تھی، اور پیچھے 3 چھوٹے بچے عادل، راحیل اور نبیل چھوڑ گئی تھی۔ رحیم ان بچوں کی ذمہ داری اٹھا کر بہت پریشان تھا۔ جب بانو بیگم نے ان معصوم بچوں کو دیکھا تو ان کے اندر کی سوئی ہوئی ممتا جاگ اٹھی۔ انہیں لگا کہ قدرت نے ان کی گود بھرنے کا ایک دوسرا راستہ فراہم کیا ہے۔ انہوں نے سماج کی پرواہ کیے بغیر رحیم سے شادی کر لی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ ایک طرف وہ کروڑوں کی مالکن تھی اور دوسری طرف ایک معمولی ملازمہ، مگر بانو کے لیے اہم صوفی وہ معصوم بچے تھے جنہیں وہ اپنی زندگی کا مقصد اور خوشی سمجھتی تھی۔ انہوں نے اپنے دل کی آواز پر عمل کیا اور یہی فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ رحیم ایک سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس نے بانو کو وہ عزت اور وقار دیا جو اسے پہلے شوہر سے کبھی نہیں ملی تھی۔ بانو نے زمینیں اور دولت رحیم کے حوالے کر دی اور کہا، آج سے تم ان کے نگران ہو، اس پیسے سے کاروبار کرو اور ان بچوں کو ایسا سنوارو کہ انہیں کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ان کی سگی ماں انہیں چھوڑ گئی تھی۔ رحیم نے بانو کی دولت کو اپنی امانت سمجھا اور دن رات محنت کر کے اسے ایک بڑی کاروباری سلطنت میں بدل دیا۔ تینوں بیٹے بانو کو ہی اپنی ماں سمجھتے ہوئے بڑے ہوئے، کیونکہ جب وہ اس گھر میں آئے تھے تو بہت چھوٹے تھے اور بانو نے کبھی انہیں سوتیلا ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ رات بھر جا کر ان کی تیمارداری کرتی، ان کی فرمائشیں پوری کرتی اور ان کی خوشیوں اور دکھوں میں شریک رہتی، یہاں تک کہ خود رحیم بھی کبھی کبھی حیران رہ جاتے کہ یہ عورت کس طرح اپنی محبت اور صبر کے بل بوتے پر اتنی ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہیں۔ بانو کے دل کی محبت اور ان کی ممتا نے بچوں کے دلوں میں ہمیشہ ایک محفوظ اور بے لوث مقام بنایا۔
जो वक्त की हर आजमाइश से मजबूत होता गया। ये सोच करके कुदरत ने इनकी गोद भरने का दूसरा रास्ता निकाला है। बानू ने समाज की परवाह किए बगैर रहीम से शादी कर ली। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ वो करोड़ों की मालकिन थी और दूसरी तरफ एक मामूली मुलाजिम। मगर बानू के लिए सबसे अहम चीज वो मासूम बच्चे थे। रहीम एक सच्चा और खरा इंसान था। इसने बानू को वो इज्जत दी जो इसे पहले शौहर से कभी नहीं मिली थी। बानू ने जमीनें और दौलत रहीम के हवाले कर दी और कहा, आज से तुम इनके निगरान हो, इस पैसे से कारोबार करो और इन बच्चों का ऐसा संवारो कि इन्हें कभी ये एहसास न हो कि इनकी सगी माँ इन्हें छोड़ गई थी। रहीम ने बानू की दौलत को अपनी अमानत समझा और दिन रात मेहनत करके इसे एक बड़ी कारोबारी सल्तनत में बदल दिया। तीनों बेटे बानू को ही अपनी माँ समझते हुए बड़े हुए, क्योंकि जब वो इस घर में आए थे तो बहुत छोटे थे और बानू ने कभी इन्हें सौतेला होने का एहसास नहीं होने दिया। वो रात भर जागकर इनकी तैमरदारी करती, इनकी हर ख्वाहिश पूरी करती और इनके लिए अपना हर लम्हा कुर्बान करती रही। इसकी मोहब्बत और सब्र ने बच्चों के दिलों में हमेशा एक महफूज और बेलुस मकाम कायम किया, जो वक्त के हर इम्तिहान से मजबूत होता गया। वो रात भर जाकर बच्चों की तैमरदारी करती, इनकी हर फरमाइश पूरी करती, यहाँ तक कि खुद रहीम भी कभी कभी हैरान रह जाते कि कोई गैर माँ इतने खुलूस और मोहब्बत से दूसरों के बच्चों की परवरिश कैसे कर सकती है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और बच्चे जवान हुए, इनकी शादियां हुई, तो घर का नक्शा बदलने लगा। रहीम एक दुनियादार और होशियार शख्स था। वो खामोशी से सब कुछ देख रहा था। इसे नजर आ रहा था कि इसके बेटे अपनी बीवियों के असर में आ चुके हैं और बीवियां बानो बेगम की दी हुई आजादी और मोहब्बत का गलत फायदा उठा रही हैं। रहीम जानता था कि बानो बेगम ने अपनी जिंदगी बच्चों के नाम कर दी है, मगर इनकी आंखों में वह एहतराम कम होता जा रहा था। इसे अपनी मौत का खौफ नहीं था, मगर इसके दिल में यह खामोश फिक्र पैदा हो गई थी कि आया यह खानदान इसी मोहब्बत और वखार के बगैर जिंदा रह सकेगा या नहीं। बल्कि इसे खौफ इस बात का था कि इसके जाने के बाद बानो का क्या होगा। वो जानता था कि इस खानदान में जायदाद और पैसा ही रिश्तों की बुनियाद है, और जिस दिन बानो के हाथ से ये ताकत गई, बेटे इससे पूछ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए रहीम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक बहुत बड़ा और बसीरत भरा फैसला किया। इसने शहर के एक पुरसुकून कोने में खामोशी से एक छोटा सा घर बानो के नाम करवा दिया और कुछ बड़ी रकम एक अलग अकाउंट में बानो के नाम मुंतकिल की। फिर इसने अपने वकील को बुलाकर एक नई वसीयत तैयार करवाई, जिसमें इसने वो तमाम राज और हकायक तफसील से लिख दिए जो आज तक छुपे हुए थे, ताकि बानो की हिफाजत और इज्जत बरकरार रहे और इनके बेटों की हकदार होने का असल मंजर सबके सामने आए। रहीम ने बानो से वादा लिया था कि वो कभी अपने बेटों को ये नहीं बताएंगी कि ये सब कुछ दरअसल बानो की मलकियत है, और ये भी नहीं कि वो इनकी सगी माँ नहीं है, ताकि इनके दिल ना टूटे। मगर साथ ही रहीम ने बानो को यह खत भी दिया था और कहा था, बानो, अगर कभी पानी सर से गुजर जाए और ये तुम्हें घर से निकाल दे तो यह खत इन्हें दे देना। बानो ने रोते हुए वो खत संभाल लिया था, मगर कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि इसे कभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज वो पुरसुकून कमरे में बैठी अपने ख्यालात के समंदर में गोताजन सोच रही थी कि रहीम कितना सच्चा और वफादार था। इसने मरकर भी बानो को तन्हा और बेसहारा नहीं होने दिया। आज वो जिस छत के नीचे बैठी थी, वो सिर्फ एक छत नहीं बल्कि रहीम की मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का तोहफा था, जिसने बानो के दिल में सुकून और यादों का नूर भर दिया था। लेकिन इनका दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि वो इन बेटों की बेवफाई और खुदगर्जी देख रही थी जो कभी इनके सब कुछ समझे जाते थे। रहीम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में एक नई वसीयत तैयार करवाई, जिसमें इसने वो तमाम राज और हकायक तफसील से लिख दिए जो आज तक छुपे हुए थे। ये वसीयत बानो के लिए एक हिफाजती ढाल थी, ताकि इनके बेटों की असलियत और ख़ानदान की हकीकत एक दिन सामने आए और बानो की इज्जत और हुकूक महफूज रहे। रहीम ने बानो से वादा लिया था कि वो कभी अपने बेटों को ये नहीं बताएंगी कि ये सब कुछ दरअसल बानो की मलकियत है, और ना ये कि वो इनकी सगी माँ नहीं है, ताकि इनके दिलों को टूटने से बचाया जा सके। मगर साथ ही रहीम ने बानो को यह खत भी दिया और कहा, बानो, अगर कभी पानी सर से गुजर जाए और ये तुम्हें घर से निकाल दे तो यह खत इन्हें दे देना। बानो ने रोते हुए वो खत संभाल लिया, मगर कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि इसे कभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज वो पुरसुकून कमरे में बैठी अपने ख्यालात के समंदर में गोताजन सोच रही थी कि रहीम कितना सच्चा और वफादार इंसान था।
इसने मरकर भी बानो को तन्हा और बेसहारा नहीं होने दिया। आज वो जिस छत के नीचे बैठी थी वो सिर्फ एक छत नहीं बल्कि रहीम की मोहब्बत और हिफाजत का तोहफा थी। मगर इनका दिल खून के आंसू रो रहा था क्योंकि वो अपने बेटों से बेपनाह मोहब्बत करती थी और ये सोचकर दिल शिकस्ता था कि वही बच्चे जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ की थी अब इनके खिलाफ हो गए हैं और इनकी मोहब्बत को भुलाकर खुद गर्जी और लालच में गिरफ्तार हो चुके हैं। और इनकी जुदाई का गम ना कोई जायदाद पूरा कर सकती थी ना ही कोई घर। दूसरी तरफ रहीम विला में क़यामत का मंजर छाया हुआ था। आदिल हाफता हुआ घर में दाखिल हुआ और फौरन सबको डाइनिंग रूम में इकट्ठा कर लिया। तीनों भाई सोफे पर बैठे थे और बीवियां हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ आदिल की तरफ देख रही थी। आदिल कमरे के वसत में खड़ा था, इसके हाथ कांप रहे थे और वो खत पकड़े हुए था। राहिल घबराकर बोला, भाई क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों चीखते हैं, और अम्मी कहाँ हैं, क्या सब कुछ ठीक है? आदिल ने जहर उगलती आवाज में जवाब दिया और खत को मेज पर दे मारा। तुम्हें सब कुछ ठीक लगता है? हम बर्बाद हो गए हैं राहिल, हम तबाह हो गए हैं। नबील आगे बढ़ा, खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया इसका रंग उड़ता गया और आखिरकार वो सोफे पर बेबस ढेर हो गया। नादिया और साइमा भी बेसब्री से खत की तरफ झुक गई। उधिल ने चीखते हुए कहा, पढ़ो, सब सुनो कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या लिखा है। और फिर इसने वो छुपा हुआ खौफनाक राज सबके सामने बेनकाब कर दिया जिसने पूरे घर का माहौल लम्हों में बदल कर रख दिया। जो राज अब तक आदिल के सीने में जल रहा था वो सबके सामने आ गया। वो औरत जिसे हमने बोझ समझकर ओल्ड होम में छोड़ दिया था वो हमारी सगी माँ नहीं थी। कमरे में जैसे शाम की चीख सुनाई दी। साइमा का मुंह खुला रह गया और वो हक्का बक्का रह गई। क्या? आदिल ने अपनी बात जारी रखी। इसकी आवाज में दर्द, कर्ब और गुस्सा झलक रहा था। हाँ, हमारी सगी माँ हमें गुर्बत के खौफ से छोड़कर भाग गई थी। हम तो भिखारियों के बच्चे थे। ये बानो बेगम है जिन्होंने हमें गोद लिया, जिन्होंने अपनी जान, मोहब्बत और जिंदगी हमारे लिए वक्फ की। यही वो औरत है जिसकी बदौलत ये सारी दौलत, फैक्ट्री और ये शानदार बंगला हमारे हाथ आया, जिसके लिए तुम सब लड़ रहे थे। हमारे बाप रहीम साहब सिर्फ एक मुलाजिम थे, उन्होंने बस हमें संभाला और मेहनत की, लेकिन कानूनी तौर पर इस जायदाद की असल मालिक सिर्फ बानो बेगम है। अगर वो चाहे तो एक पल में हमें सड़क पर ला सकती हैं और यही वो हकीकत है जिसे तुम सब ने कभी पहचाना ही नहीं। यह ऐलान सुनकर पूरा कमरा साकित हो गया। हवा जैसे जम गई थी और हर कोई खौफ और हैरत में खुद को संभाल नहीं पा रहा था। और जिस प्रॉपर्टी के लिए मुझे साइन करने की जरूरत थी वो दरअसल हमारे नाम पर कभी नहीं थी, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर बानो बेगम की जाती मलकियत है। ये सुनते ही तीनों बहुओं के चेहरों पर हैरत और खौफ की हवाएं उड़ने लगी। वो जायदाद जिसके घमंड में वो बानो बेगम को जूती की नोक पर रखती थी, हकीकत में ये कमजोर दीद की दीवार साबित हुई थी। राहिल लरसती आवाज में बोला, तो अब क्या होगा? आदिल ने अपने सर को पकड़ लिया और सोफे पर बैठकर जमीन को घूरते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है। कमरे में यह खौफनाक खामोशी छा गई, जैसे वक्त खुद रुक गया हो और हर आंख में हल्की सी दहशत और इनकार के जज्बात खुल गए। अब्बू ने आखिर में लिखा था कि अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुमने बानो को बेपनाह दुख पहुंचाया और इसे घर से निकाल दिया। इसलिए मेरी वसीयत के मुताबिक अगर बानो अब इस घर में नहीं है तो तुम तीनों भाइयों का इस जायदाद पर कोई हक नहीं रहेगा। ये सारी जायदाद ट्रस्ट के हवाले कर दी जाएगी और हम खुद कंगाल हो चुके हैं। कमरे में कब्रिस्तान जैसा सुकून छा गया। सिर्फ सना के रोने की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। आप सबको अच्छी तरह समझ आ गया कि बानो बेगम क्यों हमेशा खामोश रहती थी और तुम्हें कभी जायदाद का जिक्र क्यों नहीं करने दिया था। ये लम्हा जैसे सबके लिए एक खौफनाक हकीकत का सामना था जो दिलो दिमाग में छाए हुए जुर्म और पछतावे की आग को भड़का रहा था। उन्होंने अपनी ममता के खातिर ये सारी जायदाद अपने नाम कर रखी थी ताकि बेटों की भलाई और सुकून कायम रहे, मगर बेटों ने खुद अपनी खुद गर्जी में इसे नजरअंदाज कर दिया। राहिल ने लरसती आवाज में कहा, तो अब क्या होगा? आदिल ने सर पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। आंखों में खौफ और बेबसी की झलक थी। अब कुछ नहीं हो सकता। अब्बू ने खत के आखिर में लिखा था कि अगर तुम लोग ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने बानो को बेपनाह दुख पहुंचाया और इसे घर से निकाल दिया। इसलिए मेरी वसीयत के मुताबिक अगर बानो घर में मौजूद नहीं है तो तुम तीनों भाइयों का इस जायदाद पर कोई हक नहीं। ये सारी जायदाद ट्रस्ट के हवाले हो जाएगी और हम
हम खुद कंगाल हो चुके हैं। कमरे में मौत सा सुकून छा गया। सिर्फ सना की रोने की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। सबको अच्छी तरह समझ आ गया कि बानो बेगम ने हमेशा खामोशी इख्तियार क्यों की और तुम्हें कभी जायदाद का जिक्र क्यों करने ना दिया था। ये लम्हा सबके लिए एक खौफनाक हकीकत का सामना था, जो न सिर्फ इनके दिलों में शर्मिंदगी और पछतावे की आग भड़क रहा था, बल्कि पूरे घर की बुनियादों को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने अपनी ममता की खातिर ये सारी जायदाद अपने नाम कर रखी थी, मगर जब बेटों ने खुद अपनी हवस और गुरूर में इसे ठुकरा दिया तो कुदरत ने सब कुछ वापस छीन लिया। यह मखाफत अमल निहायत भयानक था। वो दौलत और पैसा जिसके लिए बेटे अपनी माँ को नजरअंदाज कर गए थे, अब माँ के साथ चला गया था। आदिल अचानक खड़ा हुआ, आंखों में गुस्सा और खौफ के साथ बोला, हमें अम्मी को तलाश करना होगा, हमें इनसे माफी मांगनी होगी, बस वही हमें बचा सकते हैं। सब दीवानावार ओल्ड होम की तरफ दौड़े, मगर वहां पहुंचकर इन्हें वो कड़वी हकीकत मालूम हुई कि वक्त निकल चुका है। इंचार्ज ने सर्द लहजे में बताया, वो जा चुकी हैं और सख्ती से मना किया है कि कोई इनके पास ना जाए। इस लम्हे सबको एहसास हुआ कि अब खेल खत्म हो चुका है और जो बेटे अपनी खुद गर्जी में अंधे थे, इन्हें अपनी गलती का असल बोझ भुगतना पड़ेगा कि किसी को भी इनका नया पता न दिया जाए। तीनों भाई वकील के पास गए, मगर वकील ने भी मुलाकात से इनकार कर दिया और सख्त लहजे में कहा, बेगम साहिबा अब किसी से नहीं मिलना चाहती। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे अब मर चुके हैं। ये सुनकर आदिल वकील के दफ्तर के बाहर घुटनों के बल गिर पड़ा। बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। इसे अपनी माँ की वो खामोश निगाहें याद आ गई थी, जो इसे छोड़ते वक्त इसकी तरफ देख रही थी। इसे याद आया कि कैसे इसने कभी माँ का हाथ झटक दिया था और आज वही हाथ इसके सर से उठ चुका था। अब वो तपती धूप में बिल्कुल तन्हा था। जायदाद के कागजात अब रद्दी के टुकड़े बन चुके थे, क्योंकि इन पर दस्तखत करने वाला हाथ अब इनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। फैक्ट्री कर्जों में डूब चुकी थी और घर की फरोख्त की नौबत आ गई थी। वो बीवियां जो पहले अलग पोर्शन की तलब करती थी, अब सर छुपाने की जगह को तरस रही थी। ये लम्हा आदिल के लिए एक तलख सच्चाई का आगाज था कि अब वो अपनी लापरवाही और खुदगर्जी का बोझ पूरी जिंदगी भुगतने वाला था। इनकी अपनी औलाद भी ये सब कुछ देख रही थी और शायद ये सबक सीख रही थी कि बूढ़े वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। बानो बेगम अपने नए घर में बैरूनी दुनिया से महफूज और परसुकून थी, मगर ये सुकून उदासी के साये में लिपटा हुआ था। वो जानती थी कि इनके बेटे अब दरबदर होंगे, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार जब दिल का शीशा टूट जाए वो दोबारा जुड़ता नहीं। उन्होंने अपनी ममता का खर्च अदा कर दिया था। इन्हें इन लावारिस बच्चों को पहचान और शनाख्त दी थी, मगर बदले में इन्हें तन्हाई मिली। कुदरत ने इंसाफ कर दिया था, मगर इस इंसाफ में सबका नुकसान छुपा हुआ था। बानो बेगम ने आंखें बंद करके अल्लाह के हुजूर सरपुरसुजूद हो गई और दिल ही दिल में कहा, ऐ मालिक, तेरी दुनिया के रंग वाकई अजीब हैं। उन्होंने अपने बेटों के लिए दिल में नरमी रखी और इन्हें माफ कर दिया, मगर ये माफी खामोश दर्द भरे दिल के साथ थी, जो इनकी ममता की अजमत और सब्र का मजहर थी। मगर बानो बेगम जानती थी कि अब वापस जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर वो वापस आई तो दुनिया ये कहेगी कि दौलत ने फिर रिश्तों को खरीद लिया है। वो अपनी इज्जत, नफ्स और वक़ार का सौदा मजीद नहीं कर सकती थी। इस तरह रहीम विल्ला की शानो शौकत, खुशियां और वो सब यादें हमेशा के लिए गुरूब हो गई। ये कहानी दुनिया के लिए एक महारत बन गई कि माँ चाहिए सगी हो या सौतेली, माँ हमेशा माँ होती है और इसके कदमों तले जन्नत छुपी होती है। जो शख्स इस जन्नत को ठुकराता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में जलील व रुस्वा होता है। तीनों भाई आज भी इस बंद दरवाजे को तलाश करते हैं जहां इनकी माँ रहती थी, मगर वो दरवाजा इनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है और यही इनकी सबसे बड़ी सजा और इबरत है। ये दास्तान एक इंतबाह है कि मोहब्बत, इज्जत और इखलाल के कदर हमेशा औलाद के हुक्मों में होनी चाहिए, वरना जिंदगी के सब सरमाया बेकार हो जाते हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।